खबर बलिया से है, जहां जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फजील अहमद ने विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से विस्तार से बातचीत की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सपा बसपा उदासीन नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि अब देश में गैंगवार राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि कोई जाति के नाम पर गैंग बनाकर तो कोई क्षेत्र के नाम पर गैंग बनाकर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की राजनीतिक पार्टियां संविधान के हिसाब से देश चलाना नहीं चाहती। उन्होंने दावा किया कि देश का संविधान बहुत मजबूत है और इस पर लगातार हमले हुए, लेकिन कोई इसे कमजोर नहीं कर सकता। उन्होंने अतीक अहमद हत्याकांड पर पूछे गए सवाल पर कहा कि ये हत्या सरकार की सुरक्षा घेरे को तोड़कर की गई। ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि इस यह की घटनाएं होती रही है क्योंकि राजनेता देश को संविधान के हिसाब से नहीं चला रहे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में ही देश ने 2 प्रधानमंत्री खोया, फिर भी लोग सबक नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि अपराधी को खत्म करने का निर्णय अदालत लेती है, सरकार या पुलिस नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि जो काम कभी चंबल में होते थे वो अब प्रयागराज और लखनऊ में हो रहे। उन्होंने कहा कि बिहार अब विस्तारित होकर लखनऊ प्रयागराज तक पहुंच गया है। मैं फजील अहमद, जन अधिकार पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता हूँ। जिस तरह से निकाय चुनाव देखिए, निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और वैश्य समाज का झुकाव ऐसे भी रहता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और बाकी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, ये लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं चुनाव में। ये लोग केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही का चलवा चल रहा है। और ये लोग अब सब लोग बटे हुए हैं। मुसलमान अपनी पार्टी तय कर लिया है, दलित अपनी पार्टी तय कर लिया है। देश की जनता की, भारत की बात करने वाला लोग कम बचे। अब भारत की राजनीति जो है गैंगवार राजनीति हो गई। 2 जातियों 3 जातियों का गैंग बना लीजिए, इससे कुछ होना नहीं है। विकास की बात करने से कुछ फायदा नहीं है। ये एक सिस्टम बन चुका है, उसी सिस्टम में सबको आना है। और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहा है, कोई रिजल्ट सबको पता है क्या आने वाला है। जिस तरीके से अतीक अहमद और क्या इसका भी असर निकाय चुनाव में पड़ेगा? देखिए, निकाय चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ना है, मुझे नहीं लगता है कि पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों की ना तो कोई पार्टी है ना कोई लीडर है, तो वो क्यों पड़ेगा। और अतीक अहमद का जो घटना घटी है, ये तो चंबल नंबर में पहले भी होता था। अब चंबल लखनऊ इलाहाबाद तक पहुंच गया, इतना ही फर्क पड़ा है। पहले चंबल में होता ना, हम लोग कहते थे चंबल में होता है इसे, अब वही चंबल लखनऊ और इलाहाबाद तक पहुंच चुका है। इसका विस्तार हो रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार जहां चंबल को, जैसे हम संविधान से देश चलना चाहता है, संविधान की बात करते हैं, तो फिर चंबल पे लाके खड़ा कर देते हैं ये लोग। बात संविधान की जब करते हैं तो संविधान की बात कीजिए ना, देश संविधान से चलना चाहिए। और वो अपनी जाति के लोगों को मारे हैं, ये उनकी जाति के लोगों को मारे हैं। आखिर हम लोग तो योगी जी से उम्मीद करते हैं कि कानून का राज कायम करेंगे, लेकिन यदि हत्या करके ही कानून का राज कायम किया सकता है तो ये तो अतिशयोक्ति होगी या अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज। अब इनको कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुसलमान जो समाज के लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को मार रहे हैं, तो सरकार की तरफ से तो कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। किसी को मारने का अधिकार जो है अदालत को है ना, तो फिर अदालतें बंद कर दीजिए। ये बात तो सब लोग बोल रहे हैं, तो अब इस पर हम ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहते। तो जिस तरह से दिन दहाड़े शूट कर दिया जाता है सुरक्षा के बीच, तो क्या कहेंगे इस मामले? सर, इस देश ने 2 प्रधानमंत्री खोया है। इंदिरा गांधी जी तो अपने ही बंगले में मार दी गई, राजीव गांधी जी पब्लिक के बीच में उड़ा दिए गए। हमेशा इस देश में कानून की बात तो करने वाले लोग ही गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इस देश में 2 प्रधानमंत्री खोया है। कैसे खोया? तो क्या हम उसी श्रेणी में सबको खड़ा कर दें? तो क्या कोई बदलाव नहीं हुआ? 89-90 में इंदिरा गांधी के बाद, राजीव गांधी के बाद आज तक कोई परिवर्तन हम नहीं देखना चाहते। आखिर एक देश की जनता, सभी जात धर्म मजहब के लोग
कब चाहेंगे कि संविधान का राज देश में, या संविधान से कैसे देश चलेगा? कौन लाएगा वो संविधान का देश? आप तो एक खत्म करने के लिए एक व्यवस्था खत्म कर रहे हो, व्यवस्था को बनाएगा कौन? सवाल इस बात, ये तो सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है ना। ये तो सरकार के ऊपर एक चैलेंज है। एक अपराधी आया और आपकी सुरक्षा घेरे को मार के चला गया। सवाल अतीक अहमद का नहीं है, सवाल सरकार की सुरक्षा घेरे का है कि सरकार अक्षम है किसी को सुरक्षित करने में। नहीं तो सरकार ही फांसी लगा दे, क्या दिक्कत? चढ़ाए तो सरकार है, गोली मार दे, पुलिस वालों को सारा अधिकार दे दिया जाए, न्यायालय बंद कर दिया जाए। ये तो सरकार का फेलोरेंस है, बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है ये कि सरकार किसी को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। और है भी, हर आदमी रात को देखिए 9 बजे लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब चोरी होने पर थाने में जाइए तो कहता है कि ताला क्यों नहीं बंद किए थे, चोरी कैसे हो गया आपका मोटर? ये सब सुनना पड़ता है, कोई चीज नहीं चलता है, देश जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। तो जिस तरीके से देखा है कि शराब कांड को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है, उनको सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया, इन सभी प्रकरणों को आप किस तरह देखिए, अरविंद केजरीवाल का मसला अलग है। शराब कांड और ये सब चीजें जो हैं, देश में एक ही जगह थोड़ी शराब कांड हो रहा है, पूरा देश ही हो रहा है। लेकिन उस पर अरविंद केजरी सब देखिए, ये मैंने आपसे कहा कि गैंगवार राजनीति शुरू हो गई देश के अंदर। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी इसी हमारे जनपद के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय 89-90 में देश की जनता को आगाह किया था। तब मैं बहुत छोटा था, तो उन्होंने कहा था कि देश की राजनीति गैंग पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है, यानी 2 जातियों का गैंग, 3 जातियों का गैंग, कुछ क्षेत्रीय लोगों का गैंग, कुछ माफियाओं का गैंग, कुछ ठेकेदारों का गैंग, कुछ नेताओं का गैंग, सब गैंग ही काम कर रहा है। वो लोग, अब देखिए कर्नाटक का चुनाव हो रहा है, भाजपा के लोग कांग्रेस में जा रहे ना, शुरू हो गया। तो अब गैंग टूट रही है, जो गैंग कमजोर पड़ रही है, दूसरी गैंग मजबूत गैंग की तरफ जा रहे हैं लोग। तो ये चीज, इससे आम आदमी को कुछ भला होने वाला नहीं। अगर कोई सोच रहा होगा कि इस इलेक्शन के बाद तस्वीर बदल जाएगी, तो देश की जनता की तस्वीर अभी नहीं बदलनी है। देश की जनता की तस्वीर तब बदलेगी जब बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान से देश चलेगा। और एन कैन प्रकरण किसी भी नेता को ये तय करना होगा कि हमें चाहे जो भी परिस्थिति हो, भारत को भारत के संविधान से चलाना है। परिस्थितियां चाहे कितना भी अनुकूल रहे, हमें डिगना नहीं है। यदि कोई नेता डिग गया तो समझ लीजिए कि वो संविधान से देश, जब तक संविधान से देश नहीं चलेगा तब तक ये सारे लोग आम आदमी खड़े हैं। इनको कोई मारेगा तो गोली मारने लायक भी नहीं है। इनकी जमीन हड़पी जाती है तो कोई तो गोली नहीं आते हैं ना संविधान के पास। थाना तहसील संविधान ही का हिस्सा है। तो जब ये लोग संविधान के पास आ सकते हैं, तो वो कौन लोग हैं जो गोली मार के जमीन कब्जा कर लेते हैं, जिनको लोग गोली मार देते हैं? कहीं ना कहीं इस देश में सबको मिल करके, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, सभी कोई जितनी भी दलगत पार्टियां हैं, सबको मिल करके बात संविधान से देश को चलाना ही होगा। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ के सभी गरीब अमीर सबको न्याय मिले, तो इस देश को संविधान, आज एसडीएम प्रधानमंत्री जी संविधान से प्रधानमंत्री है ना, मुख्यमंत्री जी संविधान से मुख्यमंत्री है ना, गवर्नर संविधान से है ना, यहाँ का सांसद और विधायक संविधान से विधानसभा में बैठता है ना। तो उस संविधान को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? क्या मानते हैं संविधान खतरे में है? नहीं, कोई खतरे में नहीं है। संविधान, भारत का संविधान खतरे में होता अगर बाबा साहब अम्बेडकर इसको नहीं बनाते थे। संविधान पे कितने हमले में छिपे हैं आपसे, लेकिन बेचैनी इस बात की है कि संविधान इतना मजबूत बना दिया गया हमारे देश का कि अभी उसको कोई हिला नहीं सकता है। तो जिस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं उस तरह से क्या होनी चाहिए? देखिए, घटनाएं तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो रही हैं। तो हम सरकार को पीठ कैसे थपथपा दे? सरकार पीठ भी तो थपथपा रही कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले एक डिबेट में कहा गया कि मुसलमान को हम लोग सारी योजना दे रहे हैं, मतलब आवास दे रहे हैं, स्कूल में उज्ज्वला दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। मैंने कहा भैया, उस मुसलमान को जीएसटी नहीं ले रहे क्या आप? मुसलमान से जीएसटी ले रहे हैं ना। यदि इस देश का नागरिक जीएसटी देगा तो सुविधा क्यों नहीं देंगे उसको आप? अब आप कहिए कि हम सड़क पर आपको चलने दे रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार, आप मुसलमान हो कि सड़क पर चल रहे हैं। भैया, जीएसटी दे रहे हैं हम, इसलिए सड़क पर चल रहे हैं, किसी के एहसान से नहीं चल रहे, बाबा साहब के संविधान से चल रहे हैं। और जीएसटी हम भी तो दे रहे हैं ना, जीएसटी हर कोई दे रहा है। और एक बीजेपी के प्रवक्ता क्या बोलते हैं, आपने लास्ट जीएसटी कब दिया? मैंने कहा आज सुबह दिया, मक्खन खरीदा, ब्रेड खरीदा, दूध खरीदा, जीएसटी दिया उस पर। भैया, आपको कैसे मालूम कि मैं जीएसटी नहीं देता हूं? आज सुबह दिया और अभी 5 मिनट पहले मैंने एक पैरासिटामोल दवाई खरीदी, उसको भी जीएसटी दिया मैंने। ये बीजेपी के जो प्रवक्ता लोग हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे भैया, हम दलित को घर दे रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं? जिसको जमीन देना चाहिए,
एक एक बीघा 2-2 बीघा सब दलित के पास जमीन होता तो इतना गरीबी रहता। तो क्या करे आप, घर दे दिए 2 लाख रुपए का, 100 में 1 घर 2 घर दे दिए, बहुत एहसान कर दे रहे। सरकार को इस बात से निकलना हो, इस अहंकार से निकलना हो कि हम दे रहे। अरे आप नहीं दे रहे भैया, हम व्यवस्था दे रहे, जीएसटी हम दे रहे और उस जीएसटी के बदले में हमको सुविधा दे रहे हैं। ये सड़क कौन बना रहा है? पब्लिक बना रहा है ना। किसके पैसे से बन रहा है? 20 लाख 30 लाख रुपए की चाय पीते हैं मंत्री लोग। पार्लियामेंट के अंदर जो मिनिस्ट्री का ऑफिस होता है या विधानसभा में, किसी मंत्री का बिल 30 लाख 35 लाख से कम नहीं आता है। वो पैसा भी तो जनता के जीएसटी पैसे से पी रहे ना चाय। आप चाय नहीं पीते तो 35 लाख बचता ना। आप जो डीजल 35-35 गाड़ियों का काफिला में जो मिनिस्टर लोग चल रहे हैं, उसका डीजल उसकी खर्चा वो कौन देता है? पब्लिक देती है, जीएसटी से आता है उसका पैसा। राजस्व कौन तय करता है? पब्लिक करता है। अब भारत की पब्लिक लगता है कि हम कुछ दे ही नहीं रहे। जब इतना पढ़ा लिखा आदमी हमसे पूछ रहा है कि कब जीएसटी दिया आपने, तो मैंने कहा अभी दिया 1 घंटा पहले। दूध खरीदने पर जीएसटी, मक्खन खरीदने पर जीएसटी, दवाई खरीदने पर जीएसटी, आटा खरीदने पर जीएसटी। कोई बचा इस देश का? रिक्शा वाला, गरीब, गुरबा, भूखमरी, अपाही, लूला लंगड़ा, कोई बिना टैक्स सब कोई दे रहा है। अब सरकार ये नहीं कह सकती कि टैक्स कम लोग देते हैं, टैक्स अब हर कोई दे रहा है। 1 लीटर डीजल किसान पंपिंग सेट में डीजल डालता है ना, वो भी 70% जीएसटी और टैक्स देता है।